हेलो एवरीवन। तो आज हम देख रहे हैं यूएनसीसीडी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट विद द डेजर्टिफिकेशन का पूरा बैकग्राउंड प्लस उसका करंट अफेयर्स। तो ये जो यूएनसीसीडी है वो रियो समिट अर्थ समिट 1992 जो एनवायरनमेंट के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, उसके अंदर जो 4 कंपोनेंट आए थे, जैसे यूएनएफसीसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी मतलब सीबीडी, यूएनसीसीडी जो आज हम देखने जा रहे हैं, एंड एजेंडा 21 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इनमें से मैंने सीबीडी तो कवर किया है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना पूरा बैकग्राउंड के साथ, उसके इंपॉर्टेंट नागोया प्रोटोकॉल, कार्टेजना प्रोटोकॉल वो कवर किया है, तो ज़रूर इस वीडियो को देखना। और दूसरा है कि यूनेफ ट्रिपल सी ये 1992 से लेके अभी तक 2023 तक जो भी हुआ है वो मैंने सब कवर किया है। इसमें पूरे कॉप के मीटिंग्स को डिस्कस किया, पूरी स्टोरी डिस्कस की है, टोटो क्या है वो सक्सेसफुल रहा नहीं रहा, उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट के क्या है टारगेट्स, पंचामृत क्या है जो कॉप 26 में ग्लासगो में आए थे, उसके बाद शर्म एल शेख का मीटिंग, उसके बाद अभी जो रिसेंट दुबई का मीटिंग हुआ था कॉप 28 का, तो वो भी मैंने बहुत डिटेल में कवर किया, उसकी भी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, या ये सारी चीज़ें आप टेलीग्राम चैनल सुमित सर नोट्स पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हो इसके नोट्स, और वहाँ पे आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे। तो ये है टेलीग्राम चैनल सुमित सर नोट्स, जहाँ पे आपको ये सारी नोट्स वगैरह जो है वो फाइल सेक्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर लेना। और इसको प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में भी मल्टीपल इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखना, रियो समिट अर्थ समिट जब 1992 में मीटिंग हुआ था वो किस बेसिस पे हुआ था, तो वैसे बहुत इसकी थोड़ा हम बैकग्राउंड में जाते हैं कि 1972 में जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, तो उस स्टॉकहोम कन्वेंशन के बाद इंडिया में बहुत सारे एक्ट्स वगैरह आते हैं, या इंडिया के डिफरेंट टाइगर प्रोजेक्ट्स वगैरह भी इसमें आते हैं, मतलब एनवायरनमेंट रिलेटेड अवेयरनेस वर्ल्ड लेवल में हो या इंडिया लेवल पे चलने लगा था। बट उसके बाद 1987 तक काफ़ी सारे ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स या एक सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं दिख रहा था। तो ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट आता है देखो 1987 में, जो पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, और वो कहते हैं कि अवर कॉमन फ्यूचर इज इन आवर हैंड। अगर हम आज ही स्टेप लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटेड, तो ही ये पृथ्वी बच पाएगी, या उसको हम सस्टेनेबली एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर में हम रख पाएंगे। क्योंकि 1980s ये ऐसा पीरियड है कि जब डेवलपिंग नेशन भी डेवलप कर रहे हैं और नॉन डेवलप नेशन भी धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए एनवायरनमेंट को डैमेज होना तो पॉसिबल है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होते जाता है, इंडस्ट्री डेवलप होते जाती है। तो इसलिए यहाँ पे ब्रुटलैंड कमीशन आता है और वो कहते हैं कि हमें एक सिंगल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और जो भी हम डेवलपमेंट करें वो सस्टेनेबल रहे, शाश्वत रहे, मतलब जिससे आने वाले फ्यूचर की जो नीड्स है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ऐसी हमें डेवलपमेंट करनी है। तो इसी ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है कि वी नीड अ सिंगल प्लेटफॉर्म की जहाँ पे इन सभी बातों की चर्चा हो, मतलब क्लाइमेट चेंज की भी चर्चा हो, और वो हर साल मीटिंग रिव्यू वगैरह होते रहे, कुछ प्रोटोकॉल्स भी आना ज़रूरी है, अदरवाइज हम ऐसी नॉर्मल मीटिंग रखेंगे तो उसको कोई फॉलो नहीं करेगा। तो इसलिए यूएनएफसीसीसी आता है, उसमें अलग अलग कन्वेंशन आते हैं, वो मैंने बताया आपको कि सेशंस में जाके आप देख लेना, सीबीडी में भी सेम आता है, बायोडाइवर्सिटी कैसे प्रोटेक्ट करे। फिर यूएनसीसीडी एक है, और एजेंडा 21, जैसे एजेंडा 21 के अंडर हम देखते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मिलियन डेवलपमेंट गोल्स, वो सारे इस एजेंडा 21 में आता है। तो आज का टॉपिक है हमारा यूएनसीसीडी, जैसे हम नाम में ही है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, कि जो डेजर्टिफिकेशन होते जा रहा है उसको हमें रोकना है। तो दो प्रकार से हम डेजर्टिफिकेशन को देख सकते हैं, कि एक तो पहला पार्ट है कि जहाँ पे डेजर्ट है उसके सराउंडिंग में जो डेजर्ट बढ़ते जा रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, उसको रोकना। एकदम सिंपल बताता हूँ, जैसे सहारा डेजर्ट है, तो सहारा डेजर्ट से अगर सैंड बहुत ज़्यादा एक्सपांड होते जा रही है तो वो साइड के कुछ एरियाज़ को भी डेजर्टिफिकेशन में कन्वर्ट कर सकती है, तो उसको रोकने के लिए जो अफ्रीका ने ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट बनाया, राइट। तो उस प्रकार का कुछ इनिशिएटिव। और दूसरा एक हो सकता है कि जहाँ पे डेजर्ट नहीं है तो शायद वो भी डेजर्ट में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि आप जितना डिफॉरेस्टेशन करोगे उतना लैंड डिग्रेडेशन होगा, उतना सॉइल इरोजन होगा, और कल जाके ऐसा होगा कि वहाँ पे ना पानी बचा ना इकोसिस्टम बची, राइट। मतलब इट इज़ काइंड ऑफ प्रोबेबल, जहाँ पे प्रोबेबल हम कह सकते हैं, या फ्यूचर ड्रॉट इतने बढ़ गए कि वो अब डेजर्ट में ही वो रीजन कन्वर्ट हो गए। तो इसी बेसिस पे ये यूएनसीसीडी आता है, विच इज सो लीगली बाइंडिंग, मतलब अकेली लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लैंड मैनेजमेंट रिलेटेड आती है। मतलब वर्ल्ड में ऐसी कोई डेजर्ट कंट्रोल करने के लिए या ड्रॉट रिलेटेड ऐसी कोई लीगली बाइंडिंग कोई ट्रीटी या ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ओनली दिस इज दैट यूएनसीसीडी। इट इज ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द दिस ऑर्गेनाइजेशन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15, जो सस्टेनेबल एसडीजी गोल 15 आता है,
वो है कि लैंड डिग्रेडेशन को कैसे कम करें, उसको कैसे कंट्रोल में रखें, उस बारे में आता है। तो इसलिए एलडीएन हमें अचीव करना है, लैंड डिग्रेडेशन को कम करना है एंड उसको अच्छे से यूज़ करना है, या इकोसिस्टम जो बर्बाद हो चुके हैं उसको रिस्टोर करना है, या अगर जो अच्छी इकोसिस्टम है उसको डेजर्ट में कन्वर्ट होने से रोकना है, तो उसके रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन आती है। जैसे 2016 में भी देखो एक क्वेश्चन आया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट विद द डेजर्वेशन, डायरेक्टली क्वेश्चन था। इट एम्स टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू द इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम्स, है ना, मतलब नाम में दिख रहा है थोड़ा जनरलाइज स्टेटमेंट है, तो इनोवेटिव एक्शंस ऑब्वियसली यहाँ पे हो गए, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, तो ये लॉजिकली भी सही आ रहा है। इट हैज़ अ स्पेशल पर्टिकुलर फोकस ऑन साउथ एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, तो देखो अफ्रीका पे डेफिनेटली फोकस है, वो हम आगे देखेंगे, बट ऐसा नहीं है कि कहीं पे सिर्फ साउथ एशिया वगैरह है। सेक्रेटरी फैसिलिटेट द एलोकेशन ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स टू दिस रीजन्स, तो अफ्रीका डेफिनेटली, क्योंकि अफ्रीका सबसे ज़्यादा यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन के अंडर जा रहा है और उनकी उससे लड़ने की कैपेसिटी भी कम है, क्योंकि उतनी ज़्यादा डेवलप देश यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए साउथ एशिया वगैरह ये नहीं आएगा। सो इसमें सेकंड रॉन्ग है। एंड इट इज़ हैविंग अ बॉटम अप अप्रोच वगैरह, ये तो जनरली होता है, लोकल पीपल को यहाँ पे लेके चलना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लेना, सो दैट हम इससे लड़ पाए, क्योंकि पूरी गवर्नमेंट या पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हम लड़ नहीं पाएंगे। तो आंसर इसमें क्या होगा, 1 और 3। तो ऐसे क्वेश्चन आ गए जिसमें आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन का, ना कि सिर्फ हमें रटना है कि ये कब शुरू हुई और इसके मीटिंग्स कौन सी होते हैं, बट इस मीटिंग में आउटकम क्या है, इनका पर्पस क्या है, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसी बेसिस पे आगे मैं आपको सब कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। तो थोड़ा फोकस करके एक रनिंग नोट्स भी आप बना सकते हो और थोड़ा ध्यान से सुनना बस लेक्चर को, जिसमें हम इसका एप्लीकेशन आप मेंस में भी कहीं ना कहीं कर सकते हो। तो देखो यूएनसीसीडी के अगर आप पोर्टल पे जाओगे तो यू विल सी दैट कन्वेंशन टू कॉम्बैट विद डेजर्वेशन इन दोज कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग सीरियस ड्रॉट एंड और डेजर्टिफिकेशन, मतलब जैसे मैंने कहा ना, ड्रॉट एक फैक्टर है और दूसरा है कि जहाँ पे डेजर्ट नहीं है वहाँ पे भी डेजर्ट बनते जा रहा है, तो वो एरियाज की हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इन अफ्रीका। तो ये इनके पोर्टल पे खुद मेंशन किया कि हाँ अफ्रीका पे हम पर्टिकुलरली टारगेट करेंगे, और बाकी भी हो गया, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट पर्टिकुलरली वो अफ्रीका पे ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। तो ये 1992 के अर्थ समिट में का ही आउटकम कहेंगे, बट इनका जो प्रॉपर ड्राफ्टिंग वगैरह हुआ या साइन वगैरह होता है यूएनसीसीडी का, तो वो 94-95 में हुआ। इनका हेडक्वार्टर वगैरह हम कहेंगे तो बॉन जर्मनी में सेक्रेटरीट वगैरह आता है, इवन न्यूयॉर्क में भी आता है। तो उसके बाद है 1996 से प्रॉपर इनके मीटिंग वगैरह स्टार्ट होता है, ऑलमोस्ट रेटिफाइड बाय 15 स्टेट्स हैं, एंड इसमें कंट्रीज देखी जाए तो ऑलमोस्ट 197 कंट्रीज है, मतलब ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज है, बस एक होली सी वेटिकन सिटी जो आता है वो इसमें पार्ट नहीं, बाकी लगभग सभी कंट्रीज है। इट इज़ ओनली इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग, जैसे मैंने कहा कि ऐसा कोई डेजर्ट रिलेटेड या डेजर्टिफिकेशन रिलेटेड, डॉट रिलेटेड ऐसा कोई लीगली बाइंडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लीगली बाइंडिंग मतलब ये है कि अगर आप इसमें सिग्नेटरी होते हो, आप इसके पार्ट हो, तो आपके कंट्री में आपको इसको एनी वे एक्शन प्लान के थ्रू हो, एक्ट्स या पॉलिसीज के थ्रू हो, आपको इंप्लीमेंट आपके कंट्री में करना होगा। देन कन्वेंशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, मतलब वही लोगों को पार्टिसिपेट करना, पार्टनरशिप, डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब हर लेवल पे जितने एफर्ट्स ले सकते हैं उस बेसिस पे ये चलता है, एंड गुड गवर्नेंस के बेसिस पे भी चलेगा, जहाँ पे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो। सो दैट इज द पॉइंट। अब इनकी मीटिंग कितने साल में होती है, या क्या हर साल होती है UNFCCC की जैसे हर साल मीटिंग होती है, तो वैसा इनका नहीं है। देखो लगभग इनके मीटिंग आप देखोगे तो 2-2 साल में दिख रही है, इनिशियली कुछ 1-1 साल में दिखी थी, बट आफ्टर 2000 अब देखोगे तो 2003, 2005, 2007, 2009 ऐसे करते करते आप देख रहे हो 19 तक भी आप देख रहे हो, तो हर 2 साल बाद है। बस 19 के बाद लगभग 3 साल लगे, क्योंकि बीच में कोविड का पीरियड था। तो 19 में हुई थी न्यू दिल्ली में मीटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जहाँ पे आया था, और वो भी हम आगे देखेंगे कि दिल्ली के मीटिंग में क्या क्या हुआ था। बट उसके 19 के बाद ड्यू टू कोविड, वैसे एक्सपेक्टेड था कि 21 में हो, बट नहीं हुई, तो ये 22 में हुई। और ये पहला ऐसा साल था 2022 कि जब तीनों के भी मीटिंग उसी साल हुए थे। जैसे UNFCCC का भी मीटिंग हुआ था शर्म एल शेख में, CBD का भी मीटिंग हुआ था, क्योंकि इनके इरेगुलर मीटिंग होते हैं, मतलब जैसे कभी कोई 20 में हो रहा है तो कोई 21 में हो रहा है, कोई 23 में हो रहा है, लाइक दिस। तो ऐसा ये पहला साल था कि जहाँ पे तीनों के भी मीटिंग एक पर्टिकुलर साल में हुए थे। तो CBD का भी आप देखोगे, कन्मिंग मॉन्ट्रियल यहाँ पे हुआ था, कन्मिंग चाइना में भी हुआ था, मॉन्ट्रियल कनाडा में भी हुआ था। तो इसी प्रकार से ये तीनों का भी मीटिंग एक साल में ऐसा पहली बार दिखा 2022 में। एंड UNCCD का कहाँ हुआ था 2022 में, तो अबिजान आइवरी कोस्ट 2022 में। और इसमें भी क्या आउटकम्स आए थे वो भी मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, आगे हम देखेंगे उस बारे में। और इसकी 2022 के बाद अब फिर से 2 साल बाद मीटिंग, मतलब इस साल जो होने वाली है दिसंबर में, वो रियाद सऊदी अरेबिया में होगी। विल सी अबाउट दिस।
फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अब इंपॉर्टेंट कुछ आउटकम्स है इस यूएनसीसीडी के अंडर। अब सभी मीटिंग देखने की जरूरत नहीं, लास्ट 3 मीटिंग को याद रखो, जैसे न्यू दिल्ली की 2019 की, 2022 की जो अबिजान में हुए आइवरी कोस्ट में, वो भी हम देखेंगे कहाँ पे है। और तीसरा अब जो होने जा रहा है वो भी हमें देखना ही होगा, मतलब अच्छे से। तो लास्ट 3 अच्छे से याद रखो। एंड कुछ प्रीवियस में फिर जैसे हम देखते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल वैसे 1997 का है, पेरिस एग्रीमेंट 2015 का है, बट आज भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके टारगेट्स आज भी हम रेफर करते या फॉलो करते या उसको एज अ टारगेट हमने रखा है कि हाँ हम करने वाले हैं। तो वैसे कुछ मीटिंग इसमें भी इंपॉर्टेंट है जो पुरानी है बट इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो आगे देखेंगे हम। तो इसमें जैसे 2018 में एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क आया था, यूएनसीसीडी स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क, जो फॉलो करना है। जैसे अभी पेरिस एग्रीमेंट में हम देखते हैं यूएनएफसीसीसी में कि 2015 से 30 के टारगेट हमें फॉलो करना है, जो कुछ एक लीगली बाइंडिंग भी टारगेट्स हो गए पेरिस में, और जैसे कि पंचामृत टारगेट्स भी हो गए इंडिया के, अगर रिस्पेक्ट में देखिए, या आईएनडीसी टारगेट्स हम कहते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी 2018 से 30 एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क पीरियड इन्होंने रखा है जिसमें लैंड डिग्रेडेशन को कम करने के लिए कोशिश करेगी, जहाँ पे रिस्टोरेशन एंड प्रोडक्टिव ऑफ डिग्रेडेड लैंड, जहाँ पे डिग्रेडेड मतलब जहाँ पे लैंड खराब हो चुका है या कोई इकोसिस्टम में वो पूरी बर्बाद हो चुकी है, तो उस इकोसिस्टम को हम फिर से रिवाइव करेंगे, फिर से रिजुविनेट करेंगे। तो ऐसा इनका यहाँ पे पहला टारगेट है इस स्ट्रैटेजिक टारगेट में, एनहांसिंग लाइवलीहुड ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन दैम। क्योंकि कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह है, बहुत अच्छी इकोसिस्टम है, तो वो उनके लिए एक रिसोर्स हो सकता है। जैसे कोई हनी कलेक्शन वहाँ से कर रहा है, कोई जैसे फॉरेस्ट, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं वहाँ से प्रोड्यूसर्स कर रहा है, वहाँ पे पानी वगैरह मिल रहा है अच्छे से, तो कहीं ना कहीं वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटीज़ की वो उपजीविका होती है, लाइवलीहुड होता है। तो वो लाइवलीहुड भी अगर आप इस इकोसिस्टम को रिवाइव करो तो वो भी इंश्योर हो जाएगा, मतलब वहाँ पे लोग रह पाएंगे, वहाँ से डिस्प्लेस नहीं होंगे, डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। देन माइग्रेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ डॉट्स ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन, जैसे मैंने कहा कि यही पॉपुलेशन यहाँ पे वल्नरेबल है, अगर वो उनको वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा तो इन्हीं पॉपुलेशन की वल्नरेबिलिटी हमें करना है कम, और इसीलिए इस पे मिटिगेशन मतलब वही है कि रिस्टोरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिग्रेडेड लैंड, डिग्रेडेड इकोसिस्टम, इसको हमें रिस्टोर करना है। तो यही 3 इंटरलिंक ही स्टेटमेंट्स हैं। तो ये स्ट्रैटेजी इन्होंने यहाँ पे रखी यूएनसीसीडी के अंदर। क्या इंडिया भी इसमें पार्ट है? बिल्कुल है। और इंडिया भी कितना डिग्रेडेड लैंड को कवर करेगा वो आगे मैं बताऊंगा आपको। जो बॉन्ड चैलेंज भी इससे एक रिलेटेड आता है वो हम आगे देखेंगे। तो देखो इसमें और भी कुछ है कि जिसमें उन्होंने बताया कि इसका लिंकिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से किया है। वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो एजेंडा 21 का पार्ट है। एसडीजी गोल 2015 में आए थे जो 2030 तक हमें कंप्लीट करने हैं। इसमें कितने गोल है? टोटल 17 गोल्स हैं। तो यूएनसीसीडी से रिलेटेड कौन सा गोल आता है? तो गोल नंबर 15 आता है। वो क्या है देखो, तो लाइफ ऑन लैंड ना, तो यही है कि ज़मीन पे जो लाइफ है वो तभी रहेगी कि तब जब वहाँ पे इकोसिस्टम एंड वहाँ के प्लांटेशन फॉरेस्ट अगर अच्छा है तो ही रहेगा। तो इसको रिस्टोर करना या इसको कंजर्व करना ये हमारे हाथ में। तो यही यूएनसीसीडी का मेन एजेंडा है। एसडीजी गोल नंबर याद रखें, एसडीजी गोल नंबर 15 नंबर का गोल एनीवे लैंड डिग्रेडेशन के रिलेटेड रहेगा या उसको कम करने के रिलेटेड रहेगा। देन एनहांस द इकोसिस्टम सर्विसेज, मतलब इकोसिस्टम हमें विजिबली रहो या इनविजिबली बहुत कुछ प्रोवाइड करती है। जैसे विजिबली मतलब जैसे मैंने अभी कहा कि हनी कलेक्शन हम कर पाते क्योंकि वहाँ पे हनी बीज है, मधुमक्खियाँ है वहाँ पे, राइट, तो इसलिए हनी कलेक्शन हम कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे ट्रीज है कि जो हमें मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। तो ये हो गया हमारे विजिबल बेनिफिट्स। इनविजिबल मतलब क्या है कि जहाँ पे CO2 सिंक होता है जो हमें दिखता नहीं है बट हमें हो रहा है एनीवे। ठीक है, तो जैसे हम इसको 3 पार्ट में इकोसिस्टम सर्विस को डिवाइड करते हैं जो एनसीईआरटी में भी दिया है। वो पहला पार्ट है कि जैसे हम एक कह सकते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट, फिर सेकंड आता है कि इनडायरेक्ट बेनिफिट, एंड तीसरा है कि मॉरल बेनिफिट, मतलब मॉरल हमारा लाइबिलिटी है। मॉरल मतलब क्या है कि ये भी लिविंग थिंग है, उनको भी जीने का अधिकार है वहाँ पे जो एनिमल्स है। तो भले ही हमें फ़ायदा विजिबल हो या ना हो, बट तीसरा फैक्टर आता है कि हमारी मॉरल ड्यूटी की ये भी लिविंग क्रीचर्स है, इनको भी हम सस्टेन करें। तो इसी प्रकार से अब इंडिया में क्या डेजर्टिफिकेशन एक इशू बन चुका है? बिल्कुल बना है। देखो इसरो का अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो इसरो इस बारे में लैंड डिग्रेडेशन के जो डेटास प्रोवाइड करते हैं वो इसरो के थ्रू ही आते हैं। सैटेलाइट डेटाज या रिमोट सेंसिंग के डेटाज होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो 2021 में या 16 में भी एक रिपोर्ट आया था, उसमें बताया था कि 29% ऑफ लैंड इन इंडिया वॉज डिग्रेडेड, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। ऑलमोस्ट अराउंड 30% लैंड हमारी डिग्रेड हो चुकी है, आइदर डिफॉरेस्टेशन या
फॉरेस्ट डिग्रेडेशन या इकोसिस्टम डिग्रेडेशन से। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ही हमारी यहाँ पे नोडल मिनिस्ट्री है इन लैंड डिग्रेडेशन को कम करने के लिए। और इसलिए इंडिया, हाँ, इंडिया डेफिनेटली सीबीडी का रेटिफाई कर चुका है 96 में, मतलब वेरी अर्ली फेज से ही हमने रेटिफाई किया। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि यूएनसीसीडी के जो टारगेट्स हैं हम कंप्लीट करें। इवन 2019 में पहली बार यूएनसीसीडी का मीटिंग इंडिया में हुआ था, नोएडा दिल्ली में, जो COP14 उसकी COP14 थी। तो जहाँ पे देखो थीम भी रखा गया था रिस्टोर लैंड एंड सस्टेन फ्यूचर। इसमें ही बहुत कुछ छुपा है कि रिस्टोर करो लैंड को एंड सस्टेन करो फ्यूचर को, है ना। तो ये हमारी थीम थी उस 2019 के यूएनसीसीडी के मीटिंग की। देन इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बॉन कन्वेंशन। अब इंडिया, जैसे हमने देखा कि जो भी कंट्रीज इसके यूएनसीसीडी के पार्ट है, क्या उनको लीगली बाइंडिंग है या उनको रेटिफाई करना है? बिल्कुल करना है। तो जैसे हमारा एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज आता है, उसमें हमने 8 मिशंस लॉन्च किए। उसमें से एक मिशन आता है ग्रीन इंडिया मिशन। वहाँ पे भी हमने कमिट किया कि हाँ, हम अफॉरेस्टेशन करेंगे, जो डिग्रेडेड लैंड है उसको भी हम रिवाइव करेंगे, राइट। तो और इसके अपार्ट फ्रॉम दिस एक बॉन चैलेंज भी आता है। जैसे बॉन एक जगह जर्मनी में है, तो वहाँ पे एक बॉन चैलेंज नाम से एक इनिशिएटिव आया था, जहाँ पे 150 मिलियन हेक्टर्स को जो डिग्रेडेड लैंड है उसको हम 2030 तक लगभग 2020 तक 150 मिलियन हेक्टर एंड 2030 तक 350 मिलियन हेक्टर, पूरे वर्ल्ड कोशिश करेगा कि इतने मिलियन हेक्टर्स के एरियाज को जो डिग्रेड हो चुका है उसको रिस्टोर करे, उस इकोसिस्टम को फिर से रिवाइव करे। और इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है? तो 26 मिलियन हेक्टर। 26 मिलियन हेक्टर इंडिया कह रहा है कि हमारा जो 26 मिलियन हेक्टर डिग्रेडेड लैंड है वो 2030 तक हम करके दिखाएंगे। ये हमने बॉन चैलेंज में कहा है, 26 मिलियन हेक्टर, याद रखना। तो इवन इस मीटिंग में हमने देखा है कि इसको दिल्ली डिक्लेरेशन नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ सकती है यूपीएससी की दिल्ली डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट? तो दिल्ली डिक्लेरेशन ये 2019 में यूएनसीसीडी से रिलेटेड था, याद रखें। और वही है, मतलब बेटर एक्सेस टू स्टीवर्डशिप ऑफ ओवर लैंड, एम्फेसाइज जेंडर सेंसिटिव ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, वो यहाँ पे हमने कहे थे। अपार्ट फ्रॉम दिस देखो, मैंने जैसे बताया कि इस मीटिंग में हमने वो तो बॉन्ड चैलेंज का फिर से मेंशन किया कि जहाँ पे 26 मिलियन हेक्टर लैंड को हम रिस्टोर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे इस मीटिंग में 2019 की मीटिंग में इंडिया ने ये भी कहा कि कंट्री विल रिस्टोर एन एडिशनल 5 मिलियन हेक्टर्स डिग्रेडेड लैंड बाय 2030 एंड रेजिंग द लैंड टू बी रिस्टोर्ड बाय इंडिया दैट विल बी 26 मिलियन, जो कि पहले मतलब कुछ कम था। तो वो हमने अभी टोटल कितना रखा है? 26 मिलियन हेक्टर डिग्रेडेड लैंड को हम 2030 तक करेंगे, रिस्टोर करेंगे। तो ये हमने यूएनसीसीडी में भी कहा है और बॉन्ड चैलेंज में भी हमने ये चैलेंज इंडिया ने रखा है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि और भी कुछ मीटिंग्स हैं, जैसे COP12 मीटिंग हुई थी। अब कौन सा साल वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट अंकारा में एक मीटिंग हुई थी, तो इसको अंकारा इनिशिएटिव कहता है, जो तुर्की में मीटिंग हुआ था। वहाँ पे वही बात है कि यूएनसीसीडी के ऑब्जेक्टिव्स को हम कवर करेंगे। अब देखो, ये इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी ने अभी तक यही पैटर्न रखा है कि एनेक्स 1 कहाँ से आया था, देन आफ्टर दैट जो कार्बन न्यूट्रलिटी के इनिशिएटिव्स कहाँ से आए थे, फिर उसके बाद इमिशन ट्रेडिंग कंसेप्ट कहाँ से आई थी, या जैसे हेग कन्वेंशन कहाँ से रिलेटेड है। तो इसलिए अगर अंकारा इनिशिएटिव आता है तो सिंपली आपको क्लिक करना है यूएनसीसीडी पे ऑप्शन पे। या और एक है चांगवॉन नाम से एक इनिशिएटिव है, जो साउथ कोरिया में मीटिंग हुआ था, COP10 जब हुआ था, 2011 की बात है। तो चांगवॉन इनिशिएटिव कहाँ पे आया था? बस इतना याद रखो कि वो साउथ कोरिया में, एंड इट इज़ रिलेटेड टू अगेन यूएनसीसीडी। तो दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे इनिशिएटिव्स है। एक तो या 3 बोल सकते हैं हम, दिल्ली डिक्लेरेशन एक है जो इंडिया में जब मीटिंग हुई थी, एक अंकारा इनिशिएटिव एंड एक चांगनाम नाम से इनिशिएटिव आता है। तो ये रिलेटेड टू यूएनसीसीडी है, दैट्स ऑल। इवन ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है वो भी इसी के अंडर मेंशन किया गया था, कुछ 2012-13 की बात है, तब से ये लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट कि जहाँ पे सहारा, जैसे हम कह रहे हैं ना, डेजर्टिफिकेशन जहाँ है, तो डेजर्ट को बढ़ने से रोकना है, क्योंकि इस अनादर या सवाना के रीजन्स में जहाँ पे एग्रीकल्चर आज पॉसिबल है, अगर वहाँ पे डेजर्ट का एक्सपेंशन हुआ तो वहाँ पे हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे। मतलब अफ्रीका फिर और सीवियर इश्यूज में आ सकता है डेजर्टिफिकेशन के। तो इन्हीं बुर्किना फासो, सेनेगल, नाइजीरिया वगैरह, इन सब का अगर देखा जाए तो इन्होंने एक इनिशिएटिव निकाला है, और वो है ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, जो काफ़ी हद तक मतलब अभी कंप्लीट हो चुका है। जहाँ पे क्या है कि इस डेजर्ट को रोकने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी ग्रीन वॉल मतलब फॉरेस्टेड एरिया क्रिएट किया गया, ओके, और कर रहे हैं बेसिकली।
तो पार्टिसिपेशन में देख लेना कौन से कंट्रीज है, शायद यूपीएससी यहाँ पे पूछ सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। और अभी ये करंट अफेयर्स में भी है क्योंकि अभी ये ऑनगोइंग प्रोग्राम है, और इसी को हमने एज अ मॉडल रख के इंडिया में भी थार डेजर्ट के एक्सपांशन को रोकने के लिए, या अरावली में पहले बहुत अच्छी बायोडायवर्सिटी थी, तो अरावली आती है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली के रायसीना हिल्स तक। तो यहाँ पे भी काफ़ी डिग्रेडेशन हुआ है, तो उसको हमने यही इसी का ही मॉडल रखा है कि वहाँ पे भी हम डेजर्टिफिकेशन रोकने के लिए या इकोसिस्टम रिस्टोर करने के लिए अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया। तो याद रखें इसको, ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, एंड इट इज़ इनिशिएटिव बाय GEF, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ये कि 1991 में ये फंड क्रिएट हुआ था, जो UNCCD हो, CBD हो, एजेंडा 21 हो या UNCCD, इनको फंड प्रोवाइड करने की एक बड़ी संस्था है। इसको भी मैंने ऑर्गेनाइजेशन के एक प्लेलिस्ट में ऑलरेडी कवर कर दिया, तो उसमें आप ज़रूर इसको देख लेना। बाकी फिर अभी आते हैं रिसेंट मीटिंग भी एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यू दिल्ली, अबिजान एंड अभी जो होने वाली है रियाद में मीटिंग होगी। तो देखो COP15 की हम बात करते हैं, तो जो 2022 में अभी रिसेंटली हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? अबिजान। अबिजान कहाँ आता है? तो देखो अफ्रीका का वेस्ट पार्ट है, नाइजीरिया वगैरह जो वेस्ट पार्ट आता है, तो वहाँ पे आइवरी कोस्ट नाम से एक कंट्री है, उसका कैपिटल है यामोसुक्रो। तो कैपिटल में नहीं हुई थी, याद रखना, है ना। तो ये कोस्ट के पास, अटलांटिक के कोस्ट के आसपास अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आइवरी कोस्ट के पास ये अबिजान नाम से एक सिटी आती है, तो वहाँ पे हुआ था। और यहाँ पे देखो इनके मीटिंग आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो वही कंट्री में देखे जा रहे हैं ज़्यादातर कि जहाँ पे वाटर इश्यूज देखे गए। इवन यहाँ पे भी एक वोल्टा नाम से लेक आता है, वो भी ड्राई होते जा रहा है। छाड़ लेक भी हमने देखा है कि नाइजीरिया की तरफ आता है यहाँ पे, तो वो भी काफ़ी सूखते जा रहे हैं। तो अफ्रीका इज़ फेसिंग द इशू डेफिनेटली। तो इसी सिनारियो पे फिर वेस्ट अफ्रीका में ये मीटिंग रखा गया था, और देख लेना ऑन टेन्योर, माइग्रेशन, जेंडर दैट हाईलाइट द रोल ऑफ लैंड इन एड्रेसिंग द मल्टीपल क्राइसिस, मतलब मल्टीपल क्राइसिस उससे इंटरलिंक्ड है। इवन इस मीटिंग में, अभियान की मीटिंग में डॉट इन नंबर्स 2022 ऐसा एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, UNCCD का रिपोर्ट है। तो याद रखना किसका रिपोर्ट है? डॉट इन नंबर्स, इट इज़ अ रिपोर्ट बाय UNCCD, ये भी एक नोट करके रखना है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट की कि अफ्रीका लिटरली, मतलब अकेले अफ्रीका में 7 मिलियन, मतलब लगभग 70 मिलियन, दैट इज 7 करोड़ तक पॉपुलेशन 2030 तक ही मतलब माइग्रेशन होने के चांसेस है, क्योंकि काफ़ी सारा एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट होगा, तो लोग जहाँ पानी है वहाँ ट्रैवल करेंगे, मतलब वहाँ पे जाके रहने की कोशिश करेंगे। तो इतना माइग्रेशन, कितना इम्पैक्ट होगा आप समझ सकते हो। उसके बाद देखो कि इसी मीटिंग में और भी कुछ है कि जैसे ड्रॉट का रेजिलेंस बढ़ाना, एक्सपांशन ऑफ ड्राई लैंड, इंप्रूविंग नेशनल पॉलिसीज, अर्ली वार्निंग सिस्टम कैसे बढ़ा सकते हैं उस पर टारगेट किया। इवन वुमेन का एनवायरमेंट हम वुमेन का इन्वॉल्वमेंट हम इस रिस्टोरेशन में कैसे कर सकते हैं वो भी यहाँ पे है। 3 की डिक्लेरेशन से यहाँ पे अभियान कॉल इशूड बाय बेसिकली बूस्ट लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, फर्स्ट है। सेकंड है जेंडर इक्वालिटी फॉर सक्सेसफुल लैंड रिस्टोरेशन क्या होना चाहिए, एंड तीसरा है कि लैंड लाइफ एंड लीगेसी डिक्लेरेशन, मतलब जो अभियान के मीटिंग हुई थी तो उसका थीम क्या है? लैंड लाइफ एंड लीगेसी। तो इन तीन चीज़ों पे टारगेट किया जाएगा इस मीटिंग, मतलब कर चुके हैं ऑलरेडी। तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ रियो, जो मैंने बताया आपको, ये तीनों, ये पहला साल ऐसा है कि जहाँ पे ये तीनों के मीटिंग हुई, UNFCCC भी हुआ, CBD भी हुआ एंड UNCCD ऑल्सो। अगेन COP15 में देखो एक और एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया था, ग्लोबल लैंड आउटलुक। ओके, तो डॉट इन नंबर्स एक था और ग्लोबल लैंड आउटलुक इसका 2.0, मतलब सेकेंड वर्जन इन्होंने यहाँ पे पब्लिश किया था, जिसमें वही है कि वर्ल्ड में कितना लैंड डिग्रेडेड हुआ है, कितना हम इस पे स्टेप ले सकते हैं, एक्सेट्रा। इट इज़ अ फ्लैगशिप पब्लिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है किसका? UNCCD का ग्लोबल लैंड आउटलुक। याद रखना, डॉट इन नंबर्स एंड ग्लोबल लैंड आउटलुक। 2 and cost effective pathway to scale up the sustainability land and water management. देन टॉप एजेंडा इनका वही है कि थीम से ही आपको समझ में आ रहा है, लैंड लाइफ एंड लीगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी। तो डॉट है, लैंड रिस्टोरेशन है, वही मतलब रिपीटेड वही दिखेगी, लैंड के राइट, जेंडर इक्वालिटी, यूथ एम्पावरमेंट, है ना। तो ये आपको बस नोट करके रखना है, ये प्रीलिम से पहले डेफिनेटली पढ़ के जाना कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोर एरियाज या टॉप एजेंडा ऑफ UNCCD, दैट इज पॉसिबल। इवन यहाँ पे इंटरेक्टिव डायलॉग कुछ हुए थे, बस इनको हाईलाइटेड पॉइंट को ही बस नोट करना। लैंड रीजनरेशन ये कहाँ से आया था? तो यही से आया था। फ्यूचर प्रूफिंग लैंड यूज, देन राइट, रिवार्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन लैंड रिस्टोरेशन,
द बिग ड्राई। तो ऐसे कीवर्ड्स प्रीलिम्स में आ सकते हैं कि हाँ ये कहाँ से किस मीटिंग में ये बोले गए थे। तो सिंपली यूएनसीसीडी, बस हाईलाइटेड पार्ट को नोट करना है सबको। देन नाउ नेक्स्ट मीटिंग जो होगा वो कहाँ होगा, तो यस इट विल बी इन रियाद, बस इतना याद रखो। अब सऊदी में यस 2024 अभी दिसंबर में मीटिंग होगा, तो देखा जाएगा फिर यहाँ पे क्या होता है। तो इसी तरीके से कमेंट में मुझे बताना कि UNFCCC का भी इस बार कहाँ मीटिंग होने वाला है फर्स्ट, एंड CBD का भी इस बार मीटिंग होने वाला है, वो कहाँ होने वाला है, डैश करके बस सिंपली लिख देना, एंड सबको करना है प्लीज़, है ना। चलो ओके, सो आज हमने देखा UNFCCC CBD, मतलब ये तो चलो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा UNFCCC एंड CBD, ज़रूर उसको देखना अगर आपने नहीं देखा, बहुत अच्छा, मतलब पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी कि क्या है, कैसे एनवायरमेंट पॉलिटिक्स भी चलता है, वो भी यहाँ से बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा। एंड आज हमने देखा UNCCD ऑल्सो, ठीक है। तो